फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। कंगना ट्विटर पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। पिछले दिनों सुशांत मामले को लेकर भी कंगना ने ट्विटर के जरिए ही उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा था। इसके अलावा कंगना पर कई बार ये भी आरोप लगे हैं कि कंगना सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देती हैं। इसीलिए पिछले लंबे समय से कंगना के ट्विटर को बैन करने की मांग हो रही थी और आज जब कंगना का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है तो कंगना झल्ला गई हैं। इसके बाद कंगना ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। साथ ही कंगना ने ट्विटर के सीईओ जैक को टैग करते हुए उन लोगों को करारा जवाब भी दिया है जिन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट को बैन कराने के लिए मांग की थी। वहीं ट्विटर पर #सस्पेंड कंगना रनौत ट्रेंड भी कर रहा है। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर लिखा है कि लिबरल अब उनके चाचा जैक के पास जाकर रोने लगे और मेरे अकाउंट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कराया। वो लोग मुझको धमका रहे हैं। मेरा अकाउंट वर्चुअल आइडेंटिटी कभी भी देश के लिए शहीद हो सकती है, मगर मेरा रिलोडेड देशभक्त वर्जन फिल्मों के जरिए वापस आएगा। तुम्हारा जीना दुश्वार करके रहूंगी। बता दें कि हाल ही में कंगना ने वेब सीरीज तांडव को लेकर हो रहे विवाद पर भी रिएक्ट किया था और उन्होंने एक विवादित ट्वीट भी किया था। कंगना ने ट्वीट किया था कि क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ किया था, पहले शांति फिर क्रांति। इनका सिर कलम करने का वक्त आ गया है। जय श्री कृष्ण। कंगना के इस ट्वीट को काफी लोगों ने ट्विटर को रिपोर्ट किया था और अब कंगना का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हालांकि कंगना का भले ही ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्र और देश के मुद्दे पर कंगना कभी भी चुप रहने वाली नहीं है। यूपी में पंचायत चुनाव और उसके बाद 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ताल ठोकने जा रही है। बीजेपी को तो एआईएमआईएम से फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मुस्लिम वोटों को अपनी जागीर समझने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए ओवैसी ने इस बार ऐसा पासा फेंका है कि अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो समझो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का आगामी चुनाव में बहुत बुरा हाल होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान पिछले लंबे समय से जेल में बंद है। सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि अखिलेश यादव को उनके लिए जिस शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़े। राज्य की मुस्लिम कम्युनिटी के बीच भी ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है कि जो कौम समाजवादी पार्टी के लिए कतार लगाकर वोट करती है, उस कौम के एक कद्दावर नेता के लिए अखिलेश यादव कुछ नहीं कर सके। कभी विधानसभा और राज्य सरकार के सामने आजम खान का मुद्दा भी नहीं उठा सके। अखिलेश यादव की खामोशी से उनके मुस्लिम प्रेम की पोल खुल गई है। उधर मुस्लिमों का अखिलेश से मोह भंग होता देख यूपी में ओवैसी ने एंट्री मार दी है। पिछले दिनों ओवैसी जब आजमगढ़ के दौरे पर गए थे तो उनके पीछे हजारों की संख्या में भीड़ थी और उन्होंने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी। अब उनके कैंप से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वो जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने की तैयारी में हैं। उनकी तरफ से आजम खान को इस तरह का संदेशा भिजवाया गया है कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। जेल में मुलाकात तभी हो सकती है जब आजम खान इसके लिए अपनी तरफ से हामी भरे। अगर ओवैसी उनसे मुलाकात करने में कामयाब हो जाते हैं तो अखिलेश के लिए ये शर्मसार करने वाली खबर होगी और आने वाले चुनाव में ओवैसी को इसका फायदा मिल सकता है। अब सब कुछ निर्भर करता है आजम खान पर कि क्या वो एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी से मुलाकात करते हैं या नहीं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना को ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे को देखकर अंदाजा लग गया होगा कि जनता उनसे खुश नहीं है। विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन कर शिवसेना नंबर 2 पर पहुंच गई है, लेकिन पंचायत चुनाव में वोटरों ने शिवसेना की औकात याद दिला दी है। ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। अभी तक के नतीजों को देखें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक बार फिर उभरी है। महाराष्ट्र के 34 जिलों की 13,833 ग्राम पंचायत सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 13,769 सीट्स के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। घोषित नतीजों के मुताबिक बीजेपी को सबसे अधिक 3,263 सीटों पर जीत मिली है। वहीं एमवीए सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना को 2,808, कांग्रेस को 2,151 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 38 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 2,510 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई है। बीजेपी ने बड़ी संख्या में अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए कहा है कि कुल मिलाकर उसे 5,721 सीटें मिली हैं। ऐसे में अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो शिवसेना बीजेपी से अधिक सीटें जीतने में कामयाब नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी शिवसेना ने सामना के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब समझना चाहिए कि राज्य में बीजेपी के साथ ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग राजनीतिक जीत नहीं दिला सकते हैं। वहीं शिवसेना गठबंधन का कहना है कि उसके खाते में ही सबसे अधिक सीटें हैं।
जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनके सिंबल और समर्थित प्रत्याशियों की जीत सबसे अधिक हुई है। कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नाम आने शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी को चुना गया था, लेकिन उन्हें लेकर पार्टी में असमंजस दूर नहीं हो रहा, क्योंकि राहुल ने अभी तक साफ तौर पर अध्यक्ष पद के लिए हामी नहीं भरी है। वहीं दूसरी तरफ राहुल की जगह गहलोत को बेहतर विकल्प माना जा रहा है। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुने जाने की कवायद तेज हो गई है, क्योंकि गहलोत गांधी परिवार के जांचे परखे और सबसे भरोसेमंद हैं, जिन्हें अध्यक्ष बनाने को लेकर सोनिया गांधी ने भी सोचना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी गहलोत को अध्यक्ष पद का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कुछ दखलंदाजियों की वजह से उन्होंने उस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया था और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर ही बने रहने की इच्छा जताई थी। पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए हामी नहीं भरते तो सोनिया गांधी को ही दोबारा पार्टी की कमान संभालनी होगी, या फिर किसी ऐसे वैकल्पिक नेता का चुनाव करना होगा जो भरोसेमंद हो। और इन नेताओं में सबसे चर्चित नाम अशोक गहलोत का ही है, जो सोनिया गांधी के बाद पार्टी के सदस्यों के बीच तालमेल बिठा पाने में सक्षम साबित हो सकते हैं। हाल फिलहाल इस प्रस्ताव पर गहलोत ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर गहलोत की पूर्व प्रतिक्रिया से तो इस बात की कम ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, क्योंकि पार्टी की अध्यक्षता संभालने से ज्यादा मुनासिब इस वक्त उन्हें मुख्यमंत्री का पद लग रहा है। ऐसे में सोनिया गांधी अध्यक्ष पद के लिए किसका चुनाव करती हैं, ये देखना काफी अहम होगा। विनायक दामोदर दास सावरकर ये वो नाम है जिसने अंग्रेजों को चने चबा दिए थे। आजादी की लड़ाई में भी सावरकर का बहुत योगदान था, लेकिन वीर सावरकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी हमेशा आमने सामने रहती है। कांग्रेस सावरकर को देशभक्त नहीं मानती है। कांग्रेस का तर्क है कि जेल में रहते हुए सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, जबकि बीजेपी सहित सावरकर का परिवार इसके लिए दूसरा तर्क देता रहा है। इसी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। मामला यूपी विधान परिषद का है। विधान परिषद के गैलरी में सावरकर की तस्वीर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक और कांग्रेस ने सावरकर के पोर्ट्रेट को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे हटाने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को पहले इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली। दरअसल ये पूरा मामला विधान परिषद के सौंदर्यीकरण के लिए बनाई गई फोटो गैलरी में वीर सावरकर की तस्वीर से शुरू हुआ है। यूपी विधान परिषद की इस फोटो गैलरी में देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों और कई क्रांतिकारियों के चित्र लगाए गए हैं। इसमें सावरकर की तस्वीर भी लगाई गई है। इस पर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने सभापति रमेश यादव को पत्र लिखकर सावरकर के कार्यों को देश विरोधी बताया और वीर सावरकर का चित्र हटाकर उसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगाने की मांग की है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर इतिहास नहीं जानने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि दुर्भाग्यवश कांग्रेस और उसके एमएलसी इतिहास नहीं जानते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि खुद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक सावरकर की तारीफ कर चुकी हैं। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। वहीं सावरकर को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही दोफाड़ रहती है। इंदिरा गांधी से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सावरकर को देशभक्त मानते हैं, जबकि कांग्रेस के दूसरे नेता उन्हें अंग्रेजों से माफी मांगने वाला और देश विरोधी करार देती है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना तो सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर चुकी है। अब देखना होगा कांग्रेस के विरोध के बाद विधान परिषद से सावरकर की तस्वीर हटाई जाती है या नहीं, और क्या शिवसेना सावरकर के बार बार अपमान के बावजूद कांग्रेस के साथ गठबंधन में बनी रहती है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव हो गए, जिसमें अपनी पैठ जमाने के लिए विपक्षी खेमे भी एक साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए गुपकार गठबंधन के रूप में सामने आए। पर अब यही गुपकार खत्म होने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन गुपकार का दामन झटक चुके हैं और अब पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती के भी गुपकार से अलविदा कहने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल सज्जाद लोन के गुपकार छोड़ने के बाद से ही पीडीपी के नेताओं ने महबूबा पर भी गठबंधन को छोड़ने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अगर देखा जाए तो डीडीसी चुनाव के नतीजों में खराब प्रदर्शन के साथ ही महबूबा ने गठबंधन से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है और अब पीडीपी नेताओं के प्रेशर के बाद वो किसी भी वक्त गठबंधन से दरकिनार होने का ऐलान कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो गठबंधन से दो बड़े दल दूर हो जाएंगे और सिर्फ एक ही बड़ा दल रह जाएगा, जो होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस। दरअसल महबूबा को कहा जा रहा है कि वह गुपकार से किनारा कर लें, क्योंकि इससे पीडीपी को नुकसान हो रहा है। डीडीसी चुनाव में पीडीपी को नुकसान हुआ है। विधानसभा चुनावों में पीडीपी गुपकार के साथ नहीं बल्कि अपने स्तर पर चुनाव लड़े,
जिसके लिए अभी से तैयारी करने के लिए गुपकार गठबंधन को छोड़ना जरूरी है। इसलिए महबूबा अपने नेताओं की सलाह पर विचार करने में लगी हुई हैं। पर अगर ऐसा हुआ तो ये देखना दिलचस्प होगा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे पर क्या बयानीवार करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों तक गठबंधन में रहकर तो दोनों पार्टियां दिखावे की राजनीति करने में मशरूफ थे। अब ऐसे में अगर महबूबा अलग हुई तो जम्मू कश्मीर की सियासत में क्या भूचाल आता है, ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि महबूबा के इस कदम से बीजेपी के लिए एक और खुशखबरी सामने आ सकती है। बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर की सियासत के दरवाजे शंखनाद के साथ खुल जाएंगे। वहीं जमहूरियत का हवाला देने वाली पार्टियों के मुंह पर ताला लग जाएगा। शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए अक्सर मोदी सरकार पर कटाक्ष करती रहती है, लेकिन इस बार शिवसेना ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल शिवसेना ने अर्नब गोस्वामी चैट लीक मामले में बीजेपी पर सवाल उठाते हुए बड़ा संजीदा आरोप लगाया है। शिवसेना ने सामना में बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा है कि पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्या यह देश में राजनीतिक षड्यंत्र था। शिवसेना ने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इन 40 जवानों का खून बहाया गया। ऐसे आरोप उस समय भी लगे थे। अब अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट बाहर आई है वह उन आरोपों को ताकत देने वाली ही है। शिवसेना ने आगे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बहुत सी गुप्त बातें गोस्वामी ने पब्लिक कर दी। इस पर बीजेपी तांडव क्यों नहीं करती? चीन ने लद्दाख में घुसकर हिंदुस्तान जमीन पर कब्जा कर लिया। चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पर तांडव क्यों नहीं होता? गोस्वामी को गुप्त जानकारी देकर राष्ट्रीय सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने वाले असल में कौन थे, जरा पता लगने दो। गोस्वामी द्वारा 40 जवानों की हत्या पर आनंद व्यक्त करना यह देश, देव और धर्म का ही अपमान है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी समेत सुशील कुमार शिंदे, सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद ने भी पत्रकार परिषद में इस पूरे मामले की जांच कराने और सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की मांग की है। पूरे मामले को देशद्रोही बताते हुए कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे को संसद सत्र में उठाने के संकेत भी दे दिए हैं। कांग्रेस और शिवसेना काफी दिनों बाद किसी एक मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए एक साथ आगे आए हैं और यहाँ दोनों ने ही बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। लेकिन अभी तक विपक्षी खेमे ने केंद्र सरकार पर जितने भी आरोप लगाए हैं उन्हें उसका मुंहतोड़ जवाब मिला है और इस बार तो अप्रत्यक्ष तौर पर शिवसेना और कांग्रेस ने भाजपा पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का ही आरोप लगा दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि शिवसेना और कांग्रेस के इस विरोध पर बीजेपी अपना कौन सा नया रूप दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।